यस्टरडे जो टॉपिक कंप्लीट किया था हमने, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर एंड वेक्टर। ये टॉपिक कंप्लीट किया था। स्केलर एंड वेक्टर क्या होते हैं। इसके बाद तुमने जो टॉपिक पढ़ा था वो टाइप्स ऑफ वेक्टर में पोलर वेक्टर कंप्लीट किया था। ठीक है, तो सेकेंड हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये भी कंप्लीट कर लिया था। टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट जो है वो था पोलर वेक्टर, तो पोलर वेक्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अभी हम लोग इसका सेकेंड टाइप जो है एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर ही कंप्लीट करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इनको जो स्केलर एंड वेक्टर है, ये टाइप्स ऑफ वेक्टर, पोलर वेक्टर, ये सब रिवाइज कर लो तुम लोग, और ये सब रिवाइज कर लो। हम लोग एक्सियल वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम इरेज कर देते हैं और हमारा टॉपिक है एक्सियल वेक्टर। अभी तो यहाँ पे देखो टॉपिक है हमारा आज का एक्सियल वेक्टर। ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो देखो एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जो एक्सिस के अलोंग लगते हैं। ठीक है, या फिर जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं। तो ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं और एक्सिस की डायरेक्शन में लगते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। एग्जाम्पल के लिए तुम अगर बोलो रोटेशनल इफेक्ट में कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम हुआ, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, ये सभी जो वेक्टर्स हैं ये एक्सियल वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये रोटेशनल इफेक्ट करते हैं और ये एक्सिस के अलोंग लगते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेक्टर्स दो शोज रोटेशनल इफेक्ट आर नोन एज एक्सियल वेक्टर्स एंड देयर डायरेक्शन आर अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आपका क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं, टॉर्क लिख सकते हैं, तो और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। यहाँ पे टॉर्क हम एक और लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन ऐड कर लीजिए, एंगुलर मोमेंटम ऐड कर लीजिए। ठीक है, चाहिए तो लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, तो देख सकते हैं ये एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, ये सभी एक्सियल वेक्टर्स के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें एक्सियल वेक्टर में। तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर में है। अब एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आप टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर में दो है यहाँ पे, एक है पोलर वेक्टर और एक है एक्सियल। तो पोलर वेक्टर में क्या है, कल भी पढ़ा था, पोलर वेक्टर में होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, एक पॉइंट होता है जो पॉइंट जिसपे ये इस वेक्टर का इफेक्ट होता है मेनली। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, या फिर इसको बोलते हैं these type of vectors has स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसे वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। इसमें अगर देखें तो ये जो वेक्टर्स हैं ये रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं और एक्सिस के अलोंग लगते हैं। इनके लिए राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं, तो अभी राइट हैंड स्क्रू रूल भी यूज किया जाता है। देखेंगे हम लोग कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे पोलर वेक्टर के एग्जांपल्स में जैसे तुम्हारे सिंपल डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वो सभी इसके एग्जांपल में आते हैं। और एक्सियल में अभी यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे देख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी है, तुम एंगुलर एक्सेलरेशन लिख सकते हो, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, ये सारे जो हैं वो एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो तुम चाहो तो चीजों को नोट कर सकते हो। यहाँ पे ये समझने के लिए था टाइप्स ऑफ वेक्टर दो टाइप के होते हैं।
फर्स्ट पोलर, सेकेंड एक्सियल। पोलर में ऐसे वेक्टर जिनमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है या इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। ये जो वेक्टर्स होते हैं ये रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं और ये एक्सिस के अलोंग लगते हैं। तो ये वाला क्योंकि पहले कल ही हमने कंप्लीट कर दिया था ये पोलर, इसलिए आज हम लोग एक्सियल से स्टार्ट किया था। तो अगर कुछ लोग नहीं देख पाए हो कल तो यहाँ पे इसीलिए लिख दिया हुआ है कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर जो टॉपिक है उसमें दो टाइप है, पोलर और एक्सियल। पोलर में स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एक्सियल जो तुम्हारा है ये एक्सिस के अलावा लगता है और रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं। ये इनके एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। पोलर के एग्जांपल्स तो सारे डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, जो सिंपल वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं और अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, हाँ बोलो। कोड साइन कर रहा है सर, दिखाई नहीं दे रहा सर। ये सर थोड़ा साइन कर रहा है, ठीक नहीं है इसके। देखो डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर, ये जो टाइप्स है ये तो एक दो टाइप के हमने पढ़ लिया। अब कुछ और स्पेशल टाइप के वेक्टर्स अलजेब्रा है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसे मान लो कि कौन किसको बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स किसे बोलते हैं। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो देखो यहाँ पे तुम्हें पता है कि जो वेक्टर होते हैं उनको हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं एरो हेड। ये एरो हेड है और ये क्या है, टेल है। ठीक है, इस एरो का जो हेड होता है ये डायरेक्शन, वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। ये एरो हेड वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है, जबकि इस एरो की टोटल लेंथ जो होती है ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब अगर बात करें हम इक्वल वेक्टर की, तो इक्वल वेक्टर में क्या होंगे, जो वेक्टर्स, सपोज तुमने बहुत सारे वेक्टर ड्रॉ किए, ये एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अब सपोज इन सभी का लेंथ सेम है यहाँ पे और डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, इन सभी का लेंथ सेम है और डायरेक्शन सेम है, तो इनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, बट सपोज कर लेते हैं कि एक और वेक्टर है तुम्हारे पास, इस टाइप का है। मान लो कि ये ए है, बी, सी, डी। यहाँ पे देखो वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उसके ऊपर एरो लगाते हैं। जैसे तुमने सिर्फ ए लिखा है ऐसे, तो ये वेक्टर नहीं है। ए के ऊपर एरो लगा दिया तो ये वेक्टर हो गया। ठीक है, किसी किसी बुक में ए वेक्टर्स को डार्क लिखा जाता है, जैसे काफी ज्यादा डार्क कर देगा तो उसको वेक्टर क्वांटिटी मान लेते हैं एज कंपेयर टू अदर टेक्स्ट। ठीक है ना, तो जैसे तुम्हारे बुक में जो बुक के टेक्स्ट है उसमें से देखोगे तो जो वेक्टर पार्ट है उसको बहुत ज़्यादा डार्क लिखा होगा और बाकी को कंपेरेटिवली लेस डार्क लिखा होगा। तो कभी कभी ऐसे नोटेशंस यूज करते हैं डार्क के फॉर्म में, वो काफ़ी कम बुक में है। ज़्यादातर बुक्स में ए और उसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, अदरवाइज ये वेक्टर नहीं मानते इसे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो ए बी सी डी जो वेक्टर हैं इनके ऊपर एरो लगाया गया है। तो यहाँ पे देखो ये ए बी सी डी सभी की लेंथ हम लोग सेम मान रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी लेंथ और डायरेक्शन दोनों सेम है। बट डी की लेंथ भी अगर हम लोग सपोज मान लें सेम है, डी इनके बराबर ही है, बट इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, तो डी इनके इक्वल नहीं होगा। It means two vectors are said to be equal if their magnitude and directions are same. Simple statement. तो दो वेक्टर्स को आप इक्वल सिर्फ तभी बोल सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो। अगर उनके मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है तो भी वो इक्वल वेक्टर नहीं है। अगर उनका डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तब भी वो इक्वल वेक्टर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये ए है, यहाँ पे कोई वेक्टर ई ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब देखो ई का मैग्नीट्यूड काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू सी डी सी बी ए, तो यहाँ पे ये ई इनमें से किसी के भी इक्वल
नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है, बट डायरेक्शन तो सेम है। तो यहाँ पे इक्वल वेक्टर होने के लिए कंडीशन ये है कि दोनों ही वेक्टर जो इक्वल हैं उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो जाए। तो ये हो गया इक्वल वेक्टर फर्स्ट, इसको नोट कर लो चाहो तो, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट सेकेंड देखते हैं। सेकेंड जो है वो है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? तो देखो ऑपोजिट भी बोल सकते हैं यहाँ पे। नेगेटिव वेक्टर मीन्स होता है कोई वेक्टर ए ड्रा किया है, इसके ठीक अपोजिट वेक्टर, जैसे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कुछ है और ये देख रहे हो कि इस डायरेक्शन में है, तो जो बी है, बी का मैग्नीट्यूड ए के सेम होना चाहिए बट अपोजिट होना चाहिए। तो इन इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड but they are in opposite directions, then they are said to be in negative vector। फिर से सुन लीजिए, if two vectors have same magnitude but they are in opposite direction, then they said to be negative vectors। ओके, तो यहाँ पे a और b नेगेटिव वेक्टर है, तो इन दोनों को अगर सिंबल से यूज करेंगे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू माइनस बी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये है नेगेटिव वेक्टर्स, इसको भी नोट कर लीजिए। इन सभी चीज़ों का यूज होगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमें बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर मीन्स सेम होता है, यहाँ पे अपोजिट भी लिख सकते हैं आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसका यूज होगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, इसको इरेज कर रहे हैं। तो थर्ड जो मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। तो देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, जैसे कि ये कोई वेक्टर ए है, तो इसका मॉडुलस जब लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ ए। ये एक्चुअल में इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट करता है, मतलब इसकी जो लेंथ है, या फिर आप बोल सकते हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने लग जाता है। कई बार इसको सिर्फ ए लिखते हैं, या फिर आप मॉड लगाएंगे तो यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे। जैसे आपने लिखा वेक्टर ए है, ये तो वेक्टर नोटेशन है, इसका मॉड या तो आप सिर्फ ए लिखिए या फिर आप मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों ही, इनको भी मॉडुलस ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं, इसको भी मॉडुलस ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। कई बार इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की फॉर्म में भी पढ़ा जाता है। तो इस केस में यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मॉडुलस ऑफ वेक्टर है, ये इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। वैसे हमें लगता है काफ़ी लोगों को ये सारी चीज़ें पता है, बट फिर भी हम चीज़ों को यहाँ पे एक बार बता दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर वेक्टर्स। तो देखिए जैसा कि नेम से ही क्लियर है, कोलिनियर मीन्स सेम लाइन में होंगे। तो इफ टू वेक्टर्स आर इन पैरेलल टू ईच अदर, बोल सकते हैं चाहे उनके मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ पे सेम होना, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि टू इक्वल वेक्टर्स जो होते हैं वो कोलिनियर भी बोले जाएंगे। लेकिन कोलिनियर होगा तो जरूरी नहीं कि वो इक्वल भी हो। जैसे ए और बी यहाँ पे कोलिनियर तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है, जबकि ए और सी इक्वल होने के साथ साथ कोलिनियर भी है। तो ये कंडीशंस हैं यहाँ पे, इफ टू वेक्टर्स either they have equal magnitude or not but they are in same direction, then they together said to be collinear vectors। ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया। फिर से एक बार सुन लीजिए, if two vectors a and b either they have same magnitude or not
but they are in same direction, then they together said to be collinear vectors. तो इनको कोलिनियर आप वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी सभी कोलिनियर हैं, बट ए और बी इक्वल भी हैं, साथ में कोलिनियर भी हैं, जबकि ए बी या फिर बी सी कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है। ओके, तो इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। बुक में सारी चीजें गिवन है, आप यहाँ पे देख लीजिए, बुक से भी पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा कोप्लेनर वेक्टर। तो नेक्स्ट जो है वो है कोप्लेनर। तो यहाँ पे भी देखिए नेम से क्लियर है, कोप्लेनर मींस जो कि सेम प्लेन में हो। अब कोई भी वेक्टर इस बोर्ड का देखिए, ये बोर्ड यहाँ पे जो दिख रहा है ये एक प्लेन है, तो यहाँ पे कोई भी वेक्टर ड्रा कर दीजिए इस प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में, ये सभी बोर्ड के प्लेन में है और ये सभी वेक्टर्स कोप्लेनर हो गए, ठीक है। जो भी वेक्टर इस प्लेन में है वो कोप्लेनर हुआ। अब इनसे अलग कौन सा वेक्टर हो सकता है? जैसे कोई वेक्टर आप इमेजिन कर रहे हैं ऐसे इस मार्कर की डायरेक्शन में। अब देखिए ये मार्कर जो है अगर हम इसको वेक्टर मान लें तो ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है, जबकि ए बी और सी बोर्ड के प्लेन में है, तो यहाँ पे ए बी सी को कोप्लेनर बोलेंगे। जबकि अगर इस मार्कर को हम लोग डी बोले तो हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर बट डी इज नॉट कोप्लेनर विथ ए बी एंड सी, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं। सपोज यहाँ पे बोर्ड से 30 डिग्री पे हो, बोर्ड से 40 डिग्री पे हो, किसी भी एंगल पे हो, जब बोर्ड के अंदर ये चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ये बोर्ड के अंदर चला जाएगा, तब फिर ये कोप्लेनर हो जाएगा। लेकिन जैसे ये बोर्ड से बाहर निकलने लग गया तो फिर ये कोप्लेनर नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं आप, ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो सिंपल लिख सकते हैं वेक्टर्स विच आर लाइन इन सेम प्लेन। फिर से सुन लीजिए, वेक्टर्स those are lies in same plane are known as coplanar vectors। एंगल कुछ भी हो इससे हमें कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। इसको इरेज कर रहे हैं हम। ठीक है, अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं हम लोग। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है यूनिट वेक्टर, ठीक है। कई बार इसको डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन वेक्टर में चेंज किया जाता है या क्यों इसको डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है कोई, ये है यूनिट वेक्टर सपोज ए, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 हो जाए, मतलब इसका मॉडुलस अगर ले 1 हो जाए तो इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो हम लोग बोलेंगे इफ अ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1 देन दैट वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर। कोई भी एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 1 तो उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर में अगर लिखेंगे फोर्स को तो आप 1 न्यूटन और इसकी डायरेक्शन जो भी है, मान लीजिए कि ईस्ट है, तो 1 न्यूटन ईस्ट अगर लिखते हैं आप तो ये एक यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है और डायरेक्शन ईस्ट है। अगर एक्सेलरेशन को लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं आप 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सपोज इसकी डायरेक्शन नॉर्थ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो ये भी एक यूनिट वेक्टर बन गया। ऐसे ही आप वेलोसिटी के लिए लिख सकते हैं, सपोज वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कुछ है, सपोज साउथ है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम जनरल लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई यूनिट वेक्टर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ही होती है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट होता है। जैसे कि फोर्स भी यहाँ पे देखिए 1 न्यूटन के फॉर्म में ईस्ट में, तो ये भी एक यूनिट वेक्टर है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है नॉर्थ में, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। यहाँ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड साउथ है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होता है? कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर फोर्स दिख रहा है, एक्सेलरेशन दिख रहा है, वेलोसिटी दिख रहा है। अब मोमेंटम लिख सकते हैं,
आप टॉर्क लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो ये यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझ लीजिए और इसकी डिफिनीशन सिंपल नोट कर लीजिए। अ वेक्टर ए इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। अब ए कैन बी फोर्स, कैन बी एक्सेलरेशन, कैन बी वेलोसिटी, कैन बी टॉर्क, कैन बी एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो आप जितने भी वेक्टर क्वांटिटी है उनमें से सभी यूनिट वेक्टर हो सकते हैं इफ दे हैव मैग्नीट्यूड 1। तो आई होप कि आपको यूनिट वेक्टर यहाँ पे समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेक्टर ए लिखा हुआ है, अब ये अगर यूनिट वेक्टर है तो इसको ए एरो नहीं लिखते हैं, बल्कि इसको लिखते हैं इस फॉर्म में ए कैप। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए एरो भी लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम जान जाए पहले से ही कि ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है, तो इसके नोटेशन को चेंज करके ए कैप बनाते हैं। तो अगर कहीं भी लिखा हुआ है इस टाइप का, अगर कहीं भी इस टाइप का लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है सी कैप, तो हम लोग पहले ही समझ जाएंगे कि ये जो सी है ये एक यूनिट वेक्टर है, मीन्स कि इसका जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का वो 1 है। ठीक है, ये हम लोग समझ जाएंगे इस सिंबल से ही। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो इस सिंबल का मीनिंग यही है। ये सिंबल अगर किसी भी चीज पे लग गया, जैसे ए के ऊपर लग गया, तो ये वेक्टर कोई भी हो वो यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अगर सिंबल लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। इसको पढ़ते हैं ए कैप, सी कैप, और भी लिख सकते हैं आप कोई भी वेक्टर हो, जैसे एक्स कैप तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, वाई कैप तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, जेड कैप ये यूनिट वेक्टर हो गया, ए कैप यूनिट वेक्टर हो गया। तो किसी भी कोई भी वेक्टर है, अब जैसे यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड ए इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पे जब लिखा हुआ है इस फॉर्म में, तो आप इसके मैग्नीट्यूड के बारे में श्योर नहीं हो सकते। ये यूनिट भी हो सकता है या हो सकता है यूनिट नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम श्योर नहीं है। इन नोटेशंस के साथ हम मैग्नीट्यूड को लेके श्योर नहीं है, बट इन नोटेशंस के साथ हम मैग्नीट्यूड को लेके श्योर है कि इनमें से सभी का मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो ये सिंबल्स के इम्पोर्टेंस होते हैं। सिंबल्स को देख के हम काफ़ी चीज़ें जान पाते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर के बारे में है, और यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देख लिया आपने। वेक्टर के ऊपर कैप लगा के यूनिट वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा पोजीशन वेक्टर। तो देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या है। तो मान लीजिए कि ये कोई एक्स वाई एक्स प्लेन है, इसमें कोई पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है पी। तो इस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए इसकी पोजीशन को एक वेक्टर का यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको जनरली आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ओपी एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू आर हो गई। तो यहाँ पे देखिए आर वेक्टर जो है वो पॉइंट पी की पोजीशन को एक वेक्टर आर की हेल्प से दिखाया जा रहा है। तो इस वेक्टर को जो कि इस पॉइंट को एक वेक्टर की हेल्प से प्रेजेंट कर रहा है उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसका यूज किसी पॉइंट को वेक्टर से डिनोट करने के लिए किया जाता है किसी प्लेन में। तो और भी बहुत सारे पोजीशन वेक्टर हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट क्यू है, तो यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया तो ये वेक्टर R1 हो गया सेकेंड वाला। ऐसे ही आप बहुत सारे पोजीशन वेक्टर डिफरेंट पॉइंट्स के लिए ड्रॉ कर सकते हैं किसी प्लेन में। तो किसी पॉइंट को जैसे कि आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी दिखाते हैं, जैसे कि P का अगर स्केलर फॉर्म में देखें तो P का कोऑर्डिनेट हो सकता है 2 3 हो, जिसको आप XY लिखते हैं। ठीक है, तो ये XY स्केलर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं जनरली। बट अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में चाहें इसको R वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर है, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। किसी पॉइंट जो कि किसी प्लेन में है उसके लिए, इस पोजीशन के लिए इस वेक्टर का
यूज किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो इसको इरेज कर देते हैं। अब हमको नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले इनका जो डिनोट करते हैं वो करते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप से। अभी जब हम लोग 3 डायमेंशन पढ़ते हैं तो हमारे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। यहाँ पे देखिए ये है वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश, और एक एक्सिस ऐसे होगी, इस मार्कर को ध्यान से देखिए, ये एक्सिस जो बाहर है ये जेड है और अंदर की तरफ जेड डैश ले लेते हैं, या फिर बाहर जेड डैश अंदर जेड ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। हम लोग जनरली जो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है उसको एक्स वाई जेड बोलते हैं, और जो नेगेटिव वाला होता है उसको एक्स डैश वाई जेड डैश और जेड डैश लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो है एक्स एक्सिस पॉजिटिव लेते हैं इधर, यहाँ पे पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं, और यहाँ पे ये जो मार्कर है तो मार्कर से आउटवर्ड जो है बाहर की तरफ ये जेड लेंगे और पॉजिटिव जेड लेंगे। पॉजिटिव जेड मीन्स होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड आउटवर्ड। अगर बोर्ड के इनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे तो हम उसको नेगेटिव जेड लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जेड एक्सिस भी होगी। अब जेड को यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। एक्चुअल में ये लाइन इस बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ है। तो उसको अभी यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है, मतलब यूनिट लेंथ का, मान लीजिए 1 मीटर लेंथ ले लिया हमने डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, ठीक है, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये जो वेक्टर है इसको रिप्लेस करके इसको आई कैप लिख देते हैं। तो अगर कहीं आई कैप लिखा हुआ है, तो अगर कहीं आई कैप लिखा है इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर लेना है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेना है, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। लेकिन जरूरी तो नहीं कि एक्स एक्सिस पे ऑलवेज डिस्टेंस ही लें, कभी वेलोसिटी भी ले सकते हैं, एक्सेलरेशन ले सकते हैं, फोर्स ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस में डिफरेंट डिफरेंट चीजें ले सकते हैं। जैसे कि किसी ग्राफ में मान लीजिए कि आपने इधर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है, किसी ग्राफ में एक्सेलरेशन लिया है, किसी ग्राफ में फोर्स लिया है, तो अगर वेलोसिटी लिया है तो फिर आई कैप की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर एक्सेलरेशन लिया है तो आई कैप कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसे ही 1 न्यूटन हो सकता है फोर्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट पे नहीं जाएंगे, ये आपने एक्स एक्सिस पे जो कुछ भी प्लॉट किया है उसके अकॉर्डिंग ये आई कैप बन जाएगा अपने आप। बट इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 ही होगी, यूनिट अलग अलग होगी अकॉर्डिंग टू द फिजिकल क्वांटिटी, बट इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता। तो इसी को बोलते हैं हम लोग आई कैप, ठीक है। ऐसे ही आप अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, इधर चले, तो आप लिखेंगे माइनस आई कैप, इसका मतलब भी 1 से होगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अगर आप जे वाई एक्सिस पे चलते हैं तो आप लिखेंगे जे कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए माइनस जे कैप, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के लिए प्लस के कैप, और नेगेटिव जेड डायरेक्शन के लिए माइनस के कैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं वो क्या चीज है, अब आप समझ पाएंगे इसको। तो यहाँ पे अगर हम दिखा दें, ये है एक्स वाई और जेड एक्सिस दिखा रहे हैं यहाँ पे हम, तो ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे आई कैप, वाई की तरफ जे कैप और जेड की तरफ के कैप होगा। तो यहाँ पे आई कैप और माइनस आई कैप होगा, यहाँ पे जे कैप होगा और माइनस जे कैप होगा, के कैप होगा और
माइनस के कैप होगा। तो आप सिंपली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। द वेक्टर्स, द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x axis, y axis and z axis which represents the unit vector that are denoted by I cap, j cap and k cap are known as orthogonal unit vectors। तो यही है, I cap का मतलब आप समझ जाएंगे कि x एक्सिस के अलॉन्ग है, j cap का मीनिंग आप समझ जाएंगे कि y एक्सिस के अलॉन्ग है, k cap का मीनिंग आप समझ जाएंगे z एक्सिस के अलॉन्ग है। ऐसे ही अगर नेगेटिव है तो उसका अपोजिट हो जाएगा, I का माइनस I, j का माइनस j, k का माइनस k। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर तक हुआ टॉपिक। इसको आप लोग जो है अपने बुक में से फिर से पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितने भी और डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स है उसको भी पढ़िए, कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।